ही तबाही थी। और इसी मंजर ने अशोक को कह सकते हैं अंदर तक हिलाकर रख दिया। और यहीं से उनका पूरा नजरिया बदल गया। उन्होंने भेरी घोष, मतलब जो युद्ध का ऐलान होता था, जो नगाड़े बजते थे, उसे छोड़कर धम्म घोष का रास्ता चुना। यानी अब युद्ध की नहीं बल्कि नैतिक जीत और शांति की घोषणा होगी। तो ये जो धम्मघोष था, ये जो नया रास्ता था, आखिर ये था क्या? देखिए, अशोक का धम्म कोई एक धर्म या रिलीजन नहीं था। ये असल में एक मॉरल कोड था, जीने का एक सही तरीका, जिसमें अहिंसा, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता और बड़ों का सम्मान ये सबसे ऊपर था। और सच कहें तो ये एक साम्राज्य को चलाने का एक बिल्कुल ही नया तरीका था। और कमाल की बात यह है कि अशोक ने ये फिलॉसफी सिर्फ अपने तक नहीं रखी, उन्होंने इसे फैलाने के लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया। धम्म महामात्र नाम के खास ऑफिसर्स नियुक्त किए, जिनका काम ही यही था कि लोगों को ये बातें सिखाएं। यहां तक कि उन्होंने अपनी रॉयल हंटिंग ट्रिप्स को भी बंद कर दिया और उसकी जगह धम्म यात्राएं शुरू की, मतलब बोध गया जैसे पवित्र जगहों पर जाना। अब एक और दिलचस्प बात, अशोक ने अपनी इस नई सोच को, इस धम्म को आम लोगों तक आखिर पहुंचाया कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई राजा सीधे अपनी जनता से बात कर रहा हो, बिना किसी बिचौलिए के। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के खंभों और बड़ी बड़ी चट्टानों पर खुदवा दिया, ताकि उनकी बातें हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। सोचिए, सदियां बीत गईं और लोग उस भाषा को, उस लिपि को पढ़ना ही भूल गए। मतलब अशोक के शब्द पत्थरों पर तो थे, पर हजारों साल तक वो खामोश रहे। फिर बहुत बाद में 1837 में एक स्कॉलर थे, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर लिया और तब जाके इतने सालों बाद दुनिया ने अशोक की आवाज को फिर से सुना। और ये जो शिलालेख थे, ये सिर्फ एक भाषा में नहीं थे। इन्हें ब्रह्मी, खरोष्टी, यहां तक कि ग्रीक और अरामी जैसी लिपियों में भी लिखा गया था। इससे पता चलता है कि उनका साम्राज्य कितना विशाल और डाइवर्स था, और उनकी कोशिश थी कि उनका संदेश हर किसी तक पहुंचे, चाहे वो कोई भी भाषा या लिपि जानता हो। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। 2500 साल बाद भी हम अशोक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आज के भारत के लिए उनकी विरासत का क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि अशोक सिर्फ एक फिलॉसफर किंग नहीं थे, वो एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर